वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन और आज का टॉपिक होगा एडेप्टेशंस। एडेप्टेशन की बात करते हैं। एडेप्टेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवोल्यूशनरी फिनोमिना है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एंड बेस्ट नोन evolutionary phenomena in which an organism, either it is a plant or animal, have tendency to adopt themselves according to the environment where they actually lived in. Sometimes these adaptations become genetically fixed. जो एडेप्टेशन उन्होंने किया वो एडेप्टेशन उनके किसी प्लांट पार्ट में या एनिमल के किसी सिंगल पार्ट में हो सकता है या पूरी बॉडी में कोई चेंज ला सकते हैं वहाँ रहने के हिसाब से, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से, और ये जेनेटिकली फिक्स हो जाते हैं। व्हेन दिस एडेप्टेशन बिकम्स जेनेटिकली फिक्स्ड, देन इट कैन पास फ्रॉम वन जनरेशन टू देयर नेक्स्ट जनरेशन टू देयर नेक्स्ट जनरेशन, एंड दिस एडेप्टेशंस आर नाउ इनहेरिटेबल। तो ये एक नया कैरेक्टर डेवलप हो जाता है उनमें, है ना। तो ये एडेप्टेशन बहुत बड़ी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल रेट को अफेक्ट करती है भाई, ये समझ लीजिए। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट्स, हम फ्लावरिंग प्लांट की केवल बात कर लेते, आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। फ्लावरिंग प्लांट प्लेन एरिया में भी इंडिया के मिल जाएंगे, साउथ इंडिया में भी मिल जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में भी मिल जाएंगे, ईस्ट में भी मिल जाएंगे, वेस्ट में भी मिल जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट में भी मिल जाएंगे, सेंट्रल रीजन में भी मिल जाएंगे, मोनोकॉट्स भी और डाइकॉट्स भी। लेकिन सबके अलग अलग जगह पाए जाने में थोड़ी थोड़ी चेंजेस होंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स ही हैं, सब फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, सबको एक जैसा होना चाहिए था, बट यहाँ पे स्पीसीज अलग होगी, डाइवर्सिटी अलग होगी और उनके एडेप्टेशंस अलग होंगे। एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल कैक्टस, कैक्टस का पौधा देखा हम लोगों ने, तो ये जो कैक्टस का प्लांट है डेजर्ट में मिलेगा। इसकी जो पत्तियां हैं वो कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं, लीव्स जो हैं वो स्पाइक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। उनका जो मेन स्टेम है वही ग्रीन हो जाता है, फोटोसिंथेसिस करता है। अब वो जो मेन स्टेम फोटोसिंथेसिस करता है उसकी भी एक स्पेशल क्वालिटी है, उसमें स्टोमेटा सनकेन टाइप का स्टोमेटा होगा। कैसा स्टोमेटा होगा भाई? सनकेन, सनकेन टाइप ऑफ स्टोमेटा, सनकेन स्टोमेटा इज देयर। अब सनकेन स्टोमेटा क्या होती है? सनकेन स्टोमेटा ऐसे स्टोमेटा है जो नॉर्मल एपिडर्मिस से थोड़ा नीचे की ओर बनती है ताकि कम से कम वाटर लॉस हो, इसलिए ऐसा एडेप्टेशन हो गया। एडेप्टेशन हो गया ना। प्लांट में स्टोमेटा लीफ के सरफेस पे होती है, यहाँ पे क्या हो गया? सनकेन टाइप का हो गया, जीरो फाइट है ये। कैक्टस की बात कर रहे हैं, अपोन्शिया है ना, तो सनकेन स्टोमेटा हो गया। और क्या चेंजेस आ गए? स्टोमेटा दिन में नहीं ओपन होगा। अब ये जो स्टोमेटा है ये नाइट में ओपन होगा, नाइट में ओपन होगा और क्या बोलते हैं जो डे ड्यूरेशन है उसमें ये क्लोज रहेगा। एक जनरल फिनोमिना से बिल्कुल अलग फिनोमिना हो गई, क्योंकि जनरल फिनोमिना ये कहती है कि डे टाइम में ये ओपन होगा और ड्यूरेशन ऑफ नाइट यानी रात के समय बंद हो जाएगा। तो दोनों में एक डिफरेंस आ गया, क्या कि अब ये नाइट में ओपन हो रहा है और डे टाइम में क्लोज हो रहा है। क्लियर हो गया? अब ये जो नाइट और डे ये चेंज आ गया ना, दिस इज व्हाट जेनेटिकली फिक्स्ड नाउ ऑन those plants which are actually found in the desert. So this is what genetically fixed and transferred from one generation to the next generation, and this is what adaptation, this is permanent adaptation. ये adaptation कैसा हो गया? परमानेंट हो गया, जेनेटिकली फिक्स भी हो गया। ये समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की कार्बन फिक्सेशन, CO2 फिक्सेशन की साइकिल चलती है। नॉर्मल CO2 फिक्सेशन डे टाइम में कंप्लीट हो सकती है या अवेलेबिलिटी के हिसाब से हो सकती है, बट यहाँ पे एक स्पेशल पाथवे यूज होने लगा, CAM। ये केवल डेजर्ट प्लांट्स में हो रहा है जहाँ पे वाटर की बहुत कमी है, वाटर लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्रैसल्यूसियन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रैसल्यूसियन एसिड मेटाबॉलिज्म, तो इस तरह जो ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पानी बहुत ज़्यादा है,
तो उनकी लीव्स जो होंगी बहुत चौड़ी हो जाएंगी, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा लीफ का, उस पर स्टोमेटा भी बढ़ जाएंगे। वाटर लॉस की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि वाटर वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो एडेप्टेशंस अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके से होता है और वो जेनेटिकली फिक्स हो जाता है। ये समझ में आ गया? तो एल्टीट्यूड सिकनेस, अब ये एल्टीट्यूड सिकनेस क्या है भाई? है? तो हम इसकी बात कर रहे थे कि एल्टीट्यूड सिकनेस होता क्या है और ये कैसे सही होगा। इसी के साथ एक और क्वेश्चन जोड़ देते हैं कि कैसे हमारी बॉडी इससे फिर अपने आप को सही करती है। तो एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है कि जैसे जैसे हम हिमालय की चोटियों पे ऊपर चढ़ाई करते चले जाते हैं तो हिमालय को हम 3 कैटेगरी में, जो उसकी हाइट है उसको 3 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला शिवालिक रेंजेस जो फुट हिल ऑफ द हिमालय होंगे, फिर मिडिल हिमालय और एक एकदम अपर हिमालय। तो फुट हिल पे जो गांव बसे हुए हैं, नैनीताल, मसूरी, यहाँ तक की दूरी हमारे लिए ठीक है, वैसे वहाँ भी कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है जो कभी न गया हो। दूसरी, उसके ऊपर हाइट जाने पे नॉर्मली 3500 मीटर्स की हाइट के आसपास, और इसके ऊपर जाने पर, अब ये जो हाइट है ये मनाली वगैरह के पासेस हैं जहाँ से आप मानसरोवर की झील में जा सकते हैं, है ना। और चीन ने जो तिब्बत पे कब्जा कर लिया है जिस हिस्से में, उस हिस्से में आप जाते हैं, हिंदू धर्म की आस्थाएं हैं वहाँ पे। तो जब हम वहाँ मूव करते हैं तो अचानक से, क्योंकि अब ये हाइट बढ़ गई, कभी आप लाइफ में वहाँ गए नहीं हो, अचानक से हाइट बढ़ने के साथ ही आपके नाक से खून आ सकता है, नौजिया, थकावट महसूस हो सकती है, फटीग, आपको जो हार्ट है उसमें पल्पिटेशन फील होता है, उसमें मर्मरिंग टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। दिस इज कॉल्ड हार्ट पल्पिटेशन। ओके, सो नौजिया, फटीग, हार्ट पल्पिटेशन और इस तरह की जो सिम्टम्स हैं वो एक साथ फील होती हैं हाइट के साथ, हाइट बढ़ने के साथ, है ना। तो ये जो कंबाइंड इफेक्ट है, दिस इज व्हाट एल्टीट्यूड सिकनेस। ऐसा क्यों हुआ? सिंपल सा सवाल। एल्टीट्यूड सिकनेस तो समझ में आ गया, आपने रट लिया। हुआ क्यों? क्योंकि जब ऊपर हम हाइट पे चढ़ रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया। एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर हमारे ऊपर, यहाँ पे नॉर्मल प्रेशर पड़ रहा था ग्राउंड पे, वो वहाँ जाते जाते बहुत कम हो गया, तो जिसकी वजह से बॉडी को एडजस्ट करना पड़ा और उस एडजस्टमेंट के चक्कर में इतनी प्रॉब्लम्स आई। दूसरा भाई, पहला तो लो प्रेशर, पहला तो हो गया लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दूसरा क्या हो गया? तो दूसरा क्या हो गया? दूसरा ये हुआ कि वहाँ ऑक्सीजन कम है और बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, क्योंकि हम जहाँ से गए यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है और हम हमारे ऑक्सीजन कैरिंग वाले जो क्या होते हैं आरबीसी, वो भी ठीक ठाक अमाउंट में है। अब प्रॉब्लम यहीं पे आती है ना, लेस ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, लेस ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो बहुत ही समस्या हुई शुरू में। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, वैसे वैसे हमारी बॉडी एडजस्ट होना शुरू कर देती है। यस, दिस इज व्हाट शॉर्ट टर्म एडाप्टेशन, दिस इज व्हाट शॉर्ट टर्म एडाप्टेशन। क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम है तो जो ट्राइब्स या जो लोग वहाँ पे अपना घर बना के रह रहे हैं, उस जगह पे भी विलेजेस हैं हमारे, है ना। अब उस विलेजेस में जो लोग रह रहे हैं उनको भी तो ये सब प्रॉब्लम होनी चाहिए, पर वो लोग बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उनको। ऐसा कैसे हो गया? एडाप्टेशन की वजह से हो गया। सो एडाप्टेशन इज़ वन ऑफ द वंडरफुल बून फ्रॉम नेचर टू अस, यू कैन से। ओके, तो एडाप्टेशन तो बहुत अच्छी चीज़ है और एडाप्टेशन की ही वजह से हम सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। इसके साथ बहुत सारे फिनोमिनाज आपने पहले भी पढ़ ली, किसकी वजह से हम सर्वाइव करते हैं। अब देखिए, जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनका क्या है कि आरबीसी काउंट नॉर्मल से ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आरबीसी काउंट ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन कम है तो ज़्यादा आरबीसी होगा, तो ज़्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि बॉडी के रिक्वायरमेंट, जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो सेम रहे। अब आप सोचिए कि ये हुआ ही क्यों?
हमें ये सब प्रोसेस, ये परेशानियाँ हुई ही क्यों? इसीलिए हुई क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है, जितना ऑक्सीजन हमको चाहिए अपनी बॉडी को नॉर्मल प्रोसेस में रखने के लिए, उतनी ही ऑक्सीजन की ज़रूरत हमें पहाड़ पे भी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वहाँ गया तो पहाड़ पे कम ऑक्सीजन है, हाँ कोई बात नहीं, कम में खाओ कम जियो, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बॉडी को उतना ही ऑक्सीजन चाहिए। इसके लिए बॉडी का एडेप्टेशन होगा, एक शॉर्ट टर्म ही कह लीजिए, बट एडेप्टेशन होगा। और वो क्या होगा, कैसे इस प्रॉब्लम से बचेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अगर एनसीईआरटी की बात करते हैं, कुछ है हाउ डिड आवर बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सिंपल, कैसे सॉल्व करेगी भाई? आरबीसी काउंट बढ़ा दो। आरबीसी काउंट जब बढ़ जाएगा तो अगर लेस ऑक्सीजन है एनवायरनमेंट में तो भी उतना ऑक्सीजन तो कैप्चर करेंगे जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अब समझ में आ रहा है? तो वो ऑक्सीजन, दैट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन actually which is required for normal physiological aspects of our body, now that will be sufficiently supplied to us, and that is how now we survive on that extreme place also. So this is how adaptation takes a very appropriate role in our life. और सिर्फ ह्यूमन की बात नहीं हो रही है, हर एक प्लांट, हर एक एनिमल, इवन बैक्टीरिया में भी ये काम करता है ना। आगे के कुछ क्वेश्चंस होंगे, वहाँ मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे, लेकिन उसके पहले एक बहुत ही अच्छा रूल है। नाउ दिस इज व्हाट द एलन रूल वी आर टॉकिंग अबाउट। इट इज़ एन eco-geographical rule formulated by Allen in 1877, and this broadly states that animals adapted to the climates, that is the colder climate, having shorter limbs and body appendages than animal adapted to the warm climate. तो कोल्ड क्लाइमेट में जो एनिमल होंगे उनके अपेंडेजेस छोटे होंगे कंपेयर करने पर जो कि वार्म क्लाइमेट में रहने वाले एनिमल्स हैं उनके कंपैरिजन में। अपेंडेजेस हो सकते हैं या उनकी बॉडी का कोई पार्ट और भी हो सकता है। सो दिस इज सिंपली व्हाट एलन रूल्स। ये पूछ लिया जाता है, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स देके लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। नाउ इसी तरह से जैसे कुछ मैमल्स पोलर साइड में मिलते हैं ना, जैसे सील वगैरह। अब क्या होता है कि उनकी जो स्किन होती है, डर्मिस होती है, उसके नीचे फैट की लेयर होती है। वो फैट की लेयर करती क्या है, इंसुलेटर की तरह काम करती है और बाहर का जो ठंड है उसको बचाती है, क्या बोलते हैं, अंदर जाने से, और अंदर की हीट को लॉस होने से भी रोकते हैं। तो ये कुछ एडाप्टेशंस हैं। अब इसी तरह से कुछ बैक्टीरिया हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस पे भी ज़िंदा रह जाते हैं। कुछ मछलियां हैं जो एकदम हाई प्रेशर में ज़िंदा रहती हैं। आइए उनकी भी बात कर लेते हैं, फिर ये जो पार्ट है ये फिनिश हो जाएगा। अब सवाल ये कि कैसे कुछ बैक्टीरिया 100 डिग्री सेल्सियस या उसके ऊपर के टेम्परेचर में, हॉट स्प्रिंग्स, कुछ वेंट्स और हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, वहाँ भी पाए जाते हैं और वो सर्वाइव करते हैं। तो आंसर भी बहुत सिंपल सा है कि कुछ थर्मोफिलस बैक्टीरिया हैं। सभी बैक्टीरिया नहीं, आर्की बैक्टीरिया की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये। तो कुछ थर्मोफिलस बैक्टीरिया रिपोर्ट किए गए हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस और उसके आसपास के गर्म एटमॉस्फेयर, खासकर झरने के आसपास आसानी से देखने को मिल जाते हैं और सर्वाइव करते हैं। क्योंकि उस टेम्परेचर तो छोड़िए, उससे कम टेम्परेचर पे भी आदमी मर जाएगा या मैक्सिमम प्लांट्स और एनिमल्स मर जाएंगे। तो उनके अंदर एक हीट रेजिस्टेंट एंजाइम पाया जाता है। अब एंजाइम भी कोगुलेट हो सकता है भाई, क्योंकि प्रोटीन है, कोगुलेशन होता है, लेकिन हीट रेजिस्टेंट एंजाइम की स्पेशल क्वालिटी है कि वो इस टेम्परेचर पे भी उस बैक्टीरिया की नॉर्मल बॉडी फंक्शन को मेंटेन करता है और उसको उसकी डेथ होने से उसको बचाता है। So this is about the heat resistant enzyme that actually play a crucial role in those archaebacteria, that is thermophilus bacteria, in order to survival। ठीक है, तो गर्म से गर्म जगह पे भी सर्वाइव करते हैं। फिर जैसा कि हम जानते हैं कि मछलियाँ क्या है, कोई कोल्ड ब्लडेड है, यानी ये
रेगुलेटर तो बहुत अच्छे बिल्कुल भी नहीं है, कन्फर्मर की तरह बिहेव करते हैं, कन्फर्म करते हैं जैसा एनवायरनमेंट है वैसे अपनी बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, इसलिए इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। बट 2015 मई में एक मछली मिली ओपा, मैं उसका फिगर ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है। इसको मैंने डिस्कवरी चैनल पे देखा था और ये 100% वार्म फिश, वार्म ब्लडेड फिश है, यानी ये अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखता है, उसके लिए ये अपना हीट लॉस करता रहता है, ठीक है। कुछ मछलियाँ हैं जैसे स्वॉर्ड फिश है या और भी कुछ हैं जो अपने पर्टिकुलर रीजन को, जैसे ब्रेन को एक्टिवेट रखते हैं, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस करते हैं, या किसी और पार्ट में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हीट को प्रोड्यूस करते हैं, खुद को सर्वाइव रखते हैं, ठंडे से ठंडी जगह में भी खुद को जिंदा रखते हैं। अब सवाल जो था वो था कि आर्कटिक जैसे माहौल में भी अपने आप को जिंदा रखते हैं, इनका ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, ये फ्रीज़ नहीं हो जाती हैं, तो एंटी फ्रीज केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं अपने ब्लड में, है ना। जैसे कि एग्जांपल है टेसोस्टिकस मासोनाई, इसमें एंटी फ्रीज मटेरियल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुत आसानी से देखने को मिलता है एंटी फ्रीज। तो एंटी फ्रीज मटेरियल जो इसमें पाया जाता है, इसकी वजह से इसके ब्लड रुकते नहीं हैं, ना इनकी बाकी फिजियोलॉजी फ्रीज होती है, और हल्का फुल्का ये हीट अपने मूवमेंट से प्रोड्यूस, मसल से प्रोड्यूस करते रहते हैं। सो इस तरह से ये ठंडी से ठंडी जगह पे, जहाँ पे कि सोच के भी हालत ख़राब हो जाती है, वहाँ भी ये सर्वाइव करते हैं। एग्जैक्टली यहाँ भी ये इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। अब दूसरा पार्ट जो इसका था ये कि कुछ मछलियाँ, सम फिशेस या कुछ एनिमल्स की भी बात करें तो बहुत ही डीप ओशन में रहते हैं, वो कैसे इतना प्रेशर अवॉइड करते हैं, है ना। चलिए इस सवाल का भी जवाब ढूंढते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। आंसर बहुत सिंपल सा है, एक स्पेशल एंजाइम बनता है ऐसी मछलियों में जो डीप सी में रहती हैं, है ना। वो स्पेशल एंजाइम जो है उसका नाम है TMAO, केमिकल फार्मूला CH3NO। इसका फुल फॉर्म अगर आप लिखना चाहें तो T फॉर ट्राई, M फॉर मिथाइल, ट्राई मिथाइल, A फॉर अमीन, N ऑक्साइड, है ट्राई मिथाइल अमीन N ऑक्साइड। अब ये जो एंजाइम आपको देखने को मिल रहा है ट्राई मिथाइल अमीन N ऑक्साइड, यही एंजाइम या यही केमिकल इस प्रेशर जो डीप सी का प्रेशर है उससे बचने में, सरवाइव करने में इन फिशेस को हेल्प करता है जो डीप सी में रहती हैं, डीप सी फिशेस। तो केवल डीप सी फिशेस की बात नहीं करते हैं, वहाँ पे जो मॉलस्क हैं या अदर ऑर्गेनिज्म कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से भी कुछ में ये पाया जाता है। दैट इज TMAO इज रिपोर्टेड फ्रॉम ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स। इसकी वजह से आसानी से डीप सी में भी सरवाइव कर जाते हैं। कैसे करते हैं? एक्चुअल में जो डीप सी में प्रेशर आता है उसकी वजह से ऑस्मोटिक चेंजेस भी आ जाते हैं। अब वो ऑस्मोटिक चेंजेस को काउंटर अटैक करता है, रोकने की कोशिश करता है और उसमें सक्सेसफुल भी हो जाता है। कौन? TMAO, ये काफ़ी हेल्प करता है। सो ये एक तरह का ऑस्मोलाइट या एंटी ऑस्मोलाइट कह लीजिए, एंटी ऑस्मोलाइट की तरह बिहेव करता है, और जो अचानक से होने वाले चेंजेस होते हैं उसको ये रोकने की कोशिश करता है ताकि बॉडी अचानक से किसी चेंज में ना जाए जिसकी वजह से कि ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए। तो ये काफ़ी अच्छा एक सर्वाइवल एंजाइम और केमिकल है। इस तरह से एडेप्टेशन के पार्ट को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। बस इतना है भी, इन सब चीज़ों को याद कर लीजिएगा नीट वगैरह के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि ये बहुत ही कम डिस्क्राइब किया जाता है बहुत जगह। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पार्ट हमारे शुरू होंगे वो होंगे पॉपुलेशन के। थैंक यू वेरी मच। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू।